टर्म आया मोल से। तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल का मास बोला जाए तो इज कॉल्ड मोलर मास। समझ में आ रहा है ना? तो 1 मोल का अगर मास मेजर करना है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास, तो उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो मोलर मास जो होता है इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मोलर मास 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि मोलर मास देखोगे जनरली ग्राम में रिप्रेजेंट होता है। मोलर जैसे एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता था, एमयू होता था या म्यू होता था ना। या तो एमयू में करते थे या तो हम लोग और यूनिफाइड मास यू में करते थे। तो ये एटॉमिक मास का यूनिट है। मोलर मास का यूनिट जनरली क्या होता है, जनरली किस में रहेगा, ये ग्राम्स में रहेगा, जनरली इन ग्राम्स। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम्स के बेसिस पे 2 डिफरेंट टाइप्स आ रहा है। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबको दिख रहा है स्क्रीन ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। कलर विजिबल है ना, या देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है सर। दूसरे कलर से लिख दें। सर येलो मत यूज करिएगा बस, अच्छा चलो पीडीएफ में ठीक दिखता नहीं है। है। इसमें रेड तो दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। चलो, तो मोलर मास को 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिए, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास हम लोग एटम्स के लिए यूज करेंगे, फॉर एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करना है हमको, फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे ये एटम्स के लिए हम लोग सिर्फ यूज करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटम्स के लिए, और ये मॉलिक्यूल के लिए। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस तुम लोग को पता ही है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो इसका एक एटम का पूछा गया है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं या मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ तो। एटॉमिक। एटॉमिक मास, तो इसका क्या लिखोगे वैल्यू, 23 mu लिखोगे। यही चीज अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, अब क्या लिखोगे बताओ तो। एक एटम का मास है 23 mu, तो 1 मोल एटम का कितना हो जाएगा, 23 mu इंटू Na, एवोगैड्रो। क्योंकि 1 मोल एटम में हमको पता है Na एटम्स हो जाएगा, तो 23 mu इंटू Na हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग देखो, ये रिलेशन तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे ग्राम और एमयू में, कि 1 ग्राम इज इक्वल टू, या सॉरी ये था ना रिलेशन, कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये बताए थे लास्ट क्लास में, ये डिराइव भी किए थे हम लोग, किए थे। वन यस एम यू इज सर। इक्वल टू, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे एमयू के जगह 1/Na ग्राम पुट करो। एमयू की जगह अगर हम लोग 1 AMU की जगह 1/Na और इंटू ग्राम, और यहाँ इंटू Na पहले से है, तो Na कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, 23 ग्राम बच गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर एक एटम का बोला गया तो एक एटम का 23 AMU लिख लेंगे, 1 मोल एटम का अगर बोला गया तो वही चीज क्या हो गया, 23 ग्राम हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, क्योंकि मोलर मास जब भी 1 मोल का मास जो होता है वो जनरली किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राम में। इसलिए 1 मोल या मोलर मास अगर तुमसे बोला जाए तो 23 ग्राम हो गया। सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा, और एटॉमिक मास 23 AMU। इसी तरह मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर का हम लोग लेते हैं, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो तुम लोग मॉलिक्यूलर मास तो निकालने जानते हो ना। जैसे मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस करते हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं। जैसे वाटर का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल एटम्स हैं सबका मास हम लोग कर देते हैं और उसका सम निकाल लोगे। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 और इंटू 1। तो वाटर का मास कितना लिखोगे, 18,
और वन मॉलिक्यूल का अगर पूछा जाए तुमसे, वन मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। यहाँ पे क्या चीज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या हुआ? वन मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो यूनिट क्या लिखोगे? 83, सॉरी 18 AMU। इसी तरह H2SO4 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? वन इंटू, देखो हाइड्रोजन का वन होता है, 1 इंटू 2 कर दोगे, प्लस सल्फर का कितना होता है मास, बताओ, कोई आइडिया है किसी को सल्फर का? 32 32 हाँ 32, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 1 1 वन, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 4 कर देंगे। तो देखो ये सारा सम करोगे, 2 + 32 + 64, ये कितना आ गया? 96 और 2 98 AMU आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो, अब जैसे मान लो तुमको इसका निकालना है MgSO4.7H2O, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इस तरह का अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, देखो इसको भी सारे का सम ही करना है तुमको। मैग्नीशियम का 24 होता है, तो 24 × 1, प्लस सल्फर का 32 × 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, और प्लस ये वाटर का हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर वाटर रहता तो कितना होता? उसका 18 होता, है ना? एक मॉलिक्यूल वाटर का हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं इसके साथ? 7। 7 है, तो डायरेक्टली हम कर लें 7 × 18, है ना? तो बस अब सबको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। ये 64 हो गया। 18 × 7 कितना होता है? 126। ऐड करो कितना आ रहा है? 246। हम्म 246। 246। Yes, sir. 246. 246। Yes, sir. चलो 246 AMU हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलो एक दे रहे हैं, तुम लोग बताओ तो इसका कैलकुलेट करके। K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। चलो इसका निकालो तो मॉलिक्यूलर मास। एक ये हो गया, और दूसरा Na2CO3 डॉट 10H2, और तीसरा K4FeCN6। चलो इन तीनों का तुमको मास निकालना है। यहाँ पे सबका मास पता है ना? पोटाशियम का कितना लेते हैं हम लोग? पोटाशियम का एटॉमिक मास जो होता है ये 39 है। सल्फर का तो पता ही है 32। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27. 27। चलो, और बाकी तो सबका पता ही होगा। और यहाँ पे इसमें लिख देते हैं आयरन का होता है 56। ठीक है, और बाकी कार्बन नाइट्रोजन ये सब तो आता ही होगा। चलो करो तीनों का। कैलकुलेशन अच्छे से करना, क्योंकि उसी में गड़बड़ी होगा, बाकी तो सब।
हो गया क्या? सर फर्स्ट वाला हुआ है बस। कितना है फर्स्ट वाले का? 798 AMU। 948 आया। अरे यार इसमें भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। कैलकुलेशन इसलिए बोले थे अच्छे से करो, अलग अलग इसमें कैसे आएगा? चेक करो जिसका है। इसमें तो सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। अच्छे से करो, अलग अलग स्प्लिट कर लो। इसका पहले निकाल लो K2SO4 का, फिर L2SO4 होल थ्राइस, और फिर 20, फिर उसके बाद तीनों को ऐड कर देना। ऐसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अलग अलग करके निकाल के ऐड कर लो। पार्ट्स में डिवाइड करके तो आसान हो जाएगा। आया फर्स्ट वाला का कितना आ रहा है? 948 आ रहा। 948। और किसी का 948 आया? क्रॉस चेक करो। 938 आया सर, 938। अरे अब 948 माने कि 938 माने, कैलकुलेशन करो अच्छा से तुम लोग। ये सब थोड़ी ना अब सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। सब तो अलग अलग आंसर दे रहा है। बोले जल्दी। आया जी किसी का? सेकंड का सर 286 आया। सेकंड का 286। और सेकंड वाला तो सही है ना? और किसी का 286 आया? फर्स्ट वाले का बताओ। हेलो। सर मेरा 2 मिनट सर, 948 आ रहा आया। आ रहा आ रहा है। 9, चलो 900 कितना बोल रहा है कोई? 48। 48। 948। चलो और देखते हैं किसका आता है। चलो जिसका 948 और थर्ड वाला बना लिया क्या? बना रहा सर। एक मिनट। बनाओ। जो जो कर रहे हो वेरीफाई करके बताओ पहला दूसरा सही है या नहीं। सर थर्ड का 368 आया। 368। चल बस एक ही बनाया है, और कोई है जो वेरीफाई करेगा? सेकंड वाला सही है सर। अरे फर्स्ट पूछ रहे हैं, फर्स्ट वाला सर बताओ फर्स्ट पहले। वाला मेरा 938 आया है सर। दोनों एक बार एडिशन चेक कर लेते हैं। हाँ हम कर लेते। सर मेरा अभी सर 948 सेकंड आया वाला है। सही है। हम फर्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं। यस सर, मेरा मेरा अभी 948। सर 948। मेरा 868 आ रहा है। अरे रुकिए सर, तुम्हारा हम तो रिकैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट। अरे बोल रहे हैं स्प्लिट करके कर लो। ये 24 × 18 कर लो, इसको अलग करो। और ये इधर क्या आ जाएगा? K2SO4 का कितना आ जाएगा? 39 × 2 कर दोगे, प्लस सल्फर का 32 बस और 32। ऑक्सीजन और 64 ऑक्सीजन का, है ना? यस सर। ये हो गया। और इसी तरह एल्यूमिनियम वाले का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का 27 × 2 ये 54 हो जाएगा। 54। यस सर। और प्लस सल्फर का 32 × 3 तो कितना हो गया? 96। 96। और 96। ऑक्सीजन का हो गया
40, तो ये 16 इंटू 12 हो जाएगा। 190 192. हाँ बस इसको, ये हो गया। ये टोटल कितना आया सम Al2SO4 का? इधर भी ये सारा का सम निकाल के ऐड कर दो। अब इसमें अब ये तुम लोग को सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा, बार बार एरर कर रहे हो, यहीं पे एरर कर दोगे तो फिर कैसे बनेगा एग्जाम में? तो पहले स्टेप में गलती कर दोगे। चलो जिसका इसका 948 ज्यादा लोग बोल रहा है ना, देख लो जिसका जिसका नहीं आया वेरीफाई करो। सर आ गया 948। चलो ठीक है, सबका आ गया। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला तो सही है 286, Yes, sir. और तीसरा भी सही है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? K4 है तो 39 इंटू 39 फोर कर into दो 4. प्लस Fe। अब 56. Fe के साथ यहाँ पे 6 नहीं है, देख लो ये 6 किसके साथ इन्वॉल्व है? कार्बन और नाइट्रोजन के साथ है सिर्फ। Fe Yes, यहाँ sir. पे एक ही है तो 56 इंटू 1 ही होगा, प्लस कार्बन का होता है 12 12 तो into 12 इंटू 6 और प्लस नाइट्रोजन का 14 14 14 into इंटू 6. 6। बस इसको ऐड कर दो, ये हो गया 156. 156 प्लस 56 प्लस 72 और प्लस 84. 84। बस सम कर दो इसको, जो भी आएगा। 360. ठीक है ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? कर लोगे ना, ये आसान है। Yes, sir. तो ये ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास मतलब ये जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 1 मॉलिक्यूल के लिए किए थे, यही चीज अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का पूछा जाए तो बस वहां पे ग्राम रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना लिखोगे? 18 AMU लिखोगे, है ना? सर यही पे अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के? Na हो जाएंगे। तो 18 AMU इंटू Na से मल्टीप्लाई करना होगा 1 मोल अगर बोला गया तो यहाँ भी वही कर दोगे। AMU की जगह क्या पुट कर दें हम लोग? 1/Na ग्राम पुट कर दें और इनटू Na। तो Na कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 18 ग्राम। तो वही चीज है, अगर 1 मॉलिक्यूल का पूछा जाए तो 18 AMU, और 1 मोल मॉलिक्यूल का पूछा जाए 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। तो सारे में एटम के लिए हम लोग एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बात करते हैं। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का। और मॉलिक्यूल्स के टर्म में हम लोग मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया वो, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो गया। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे देखो दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स, पहला तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में देखे थे, यहाँ मास के टर्म में देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू गिवन मास, किसी भी सब्सटेंस का जितना गिवन मास दिया रहेगा, गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? उसके मोलर मास से। समझ में आ रहा है? जितना सब्सटेंस दिया रहेगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना है बस। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो प्रीवियस क्लास में करवाए थे, वही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप present in 720 gram of glucose, C6H12O6 of glucose। ठीक है, फॉर्मूला ये है। चलो बताओ तो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ
protons present in 10 gram of calcium carbonate CaCO3। चलो ये दोनों क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से करना, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स है, तो Na से मल्टीप्लाई करके Na के टर्म में ही आंसर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देने का जरूरत नहीं है, Na के टर्म्स में ही रहने देना, इसमें भी Na के टर्म्स में ही बताना। सर आ गया पहला। क्या आया? 4। अरे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। सर आ गया। बोलो क्या है? कार्बन का कितना एटम आया? सर 12 आया है। 12 क्या यार, 12 इंटू Na बताओगे एएमयू ना। 12 इंटू Na। एमयू कौन बोल रहा है? नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ मास थोड़ी पूछा जा रहा है। कुछ भी मतलब क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है। हाँ बताओ, कार्बन का कितना एटम आया? 12 Na। 12 Na, 12 Na आएगा कार्बन का, गलत है। ट्वेल्व Na होगा या कुछ और होगा, या 24 Na होगा। पहले ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स आ गया तुम लोग का? हेलो। सर मेरा 4 आया ग्लूकोज का। तो 4 आया, तो फिर तो कार्बन का 12 कैसे हो जाएगा? 12 Na कैसे होगा? 4 मोल्स ग्लूकोज का आया, तो उसमें कार्बन के कितने मोल एटम्स हो जाएंगे? एक में अगर 6 होता है, 1 मोल अगर ग्लूकोज लोगे तो उसमें 6 मोल कार्बन होगा, तो 4 मोल अगर ग्लूकोज लोगे तो उसमें कितना मोल कार्बन होगा? अरे एक में अगर 6 होता है तो 4 में कितना होगा? 24 बस। 24। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? 24 Na हो जाएगा। यस। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4, 48 Na होगा। 48 Na। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 24 Na। 24 Na। चलो आ गया सबका, ये कोई डाउट है इसमें? नहीं सर हो गया। सबका हो गया सर। ना? यस सर। चलो दूसरा बनाओ फिर।
मोलर मास आ गया क्या दूसरे में? CaCO3 का कितना है मोलर मास बताओ। हेलो, मोलर मास कैलकुलेट किए कितना आया? 100। 100 यूनिट बताओ। 100 ग्राम बोलोगे ना, मोलर मास 100 पूछा है। ग्राम। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि 10 ग्राम में कितना होगा, तो 10 ग्राम में पहले नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू, गिवन मास 10 ग्राम है और मोलर मास 100 ग्राम है, तो कितना आ गया? 1/10। हाँ, 0.1 नंबर ऑफ मोल्स आ गया, है ना। चलो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻22, ये हो जाएगा। यस। इतना मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल है ये? CaCO3 का। और इतने मॉलिक्यूल्स में हमको बताना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालें कि वन मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, वन मॉलिक्यूल CaCO3 लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? ठीक है, वन मॉलिक्यूल ले रहा है ये, सॉरी, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, तो वन मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है पहले देख लो। कैल्शियम एक एटम है, वन एटम ऑफ कैल्शियम, प्लस वन एटम ऑफ कार्बन, और प्लस 3 एटम ऑफ किसका है? ऑक्सीजन का, यही है ना। तो कैल्शियम के एक एटम में कितना प्रोटॉन होता है बताओ तो। कितना होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही तो नंबर ऑफ 20 प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है, तो 20 प्रोटॉन, प्लस कार्बन में प्रोटॉन कितना होगा? 6। 6 6, प्लस ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होगा? 8। 8 और 8, और ऑक्सीजन का एटम कितना है? 3, तो एक में 8 होता है, 3 में कितना हो जाएगा? 24 24 24। तो 8 इंटू 3 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे 24। तो सब मिला के टोटल कितना आ गया? 50 50। तो 50 प्रोटॉन्स कितने मॉलिक्यूल में आया? वन मॉलिक्यूल में। यहाँ पे हम निकाल कितने मॉलिक्यूल्स के लिए रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं हम? 1 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में हमको कितने मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है? बोलो। 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के लिए। हाँ, तो 22 मॉलिक्यूल्स, मतलब इसको हम लोग Na के टर्म में 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। यस। 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए हमको पूछा गया है। और हमको वन मॉलिक्यूल में पता है कितना प्रोटॉन होता है, 50 प्रोटॉन होता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इन 10 ग्राम लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमको। तो ये क्या आ जाएगा? 50, एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.1 इंटू Na। तो यही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देगा, मतलब 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। यही हो गया आंसर। सर हम लोग पूरा सॉल्व करके लिखेंगे ना Na का वैल्यू डाल के। हाँ लिख लो, वो ऑप्शन देख लेना जिस टाइप में रहेगा। ठीक है। अगर अगर ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया है Na के टर्म में, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। सर अगर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिया होगा बिना ऑप्शन का तो? हाँ, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट समझ में आया ना कैसे किए हैं क्वेश्चन? यस किसी सर। को किसी को डाउट है इसमें?
देख लो। नो सर। चलो, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, एन से मल्टीप्लाई करके फाइनली लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला मास के टर्म में क्या आ गया, गिवन मास बाय मोलर मास। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में, वो फॉर्मूला जो है सिर्फ गैस में यूज करना है तुमको। तो उसके लिए गैस का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल गैस, ये सब पढ़ोगे आगे आइडियल गैस क्या होता है, बस एक इक्वेशन ये जानो, ये तुम लोग पहले भी पढ़े होगे 10th में। आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़े हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नहीं। कोई नहीं पढ़ा है? नो सर। कोई आईसीएससी नो आईसीएससी बोर्ड से नहीं है? सारा सीबीएसई बोर्ड से हो? हाँ सर। यस यस सर। सर। चलो, तो इसमें देखो एक इक्वेशन आता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये एक्चुअली है क्या? तो आइडियल गैस का इक्वेशन ये सिर्फ गैस में ही यूज होगा। तो पी यहाँ पे डिनोट करता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस। वी होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स। आर होता है गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है कोई, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है। और टी हो गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। और ये टेम्परेचर हम लोग केल्विन में पुट करते हैं, यहाँ पे एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन ही है ना, तो केल्विन में लेते हैं। आर का जो वैल्यू होता है ये फिक्स है 0.0821। आर का ये यूनिट है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है। प्रेशर का यूनिट देखोगे मोस्टली एटीएम में यूज करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये यूनिट है, इधर लिख दे रहे हैं। और वॉल्यूम का यूनिट देखोगे, सर हाँ बोलो। इंक थोड़ा बड़ा करिए ना रेड वाला पेन का। अच्छा ठीक है, चलो। वी हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर में हम लोग पुट करते हैं या मीटर क्यूब में भी रहता है। तो मीटर क्यूब और लीटर वाला रिलेशन तुम लोग पढ़े हो ना, जैसे रिलेट करना है तो ये वाला पढ़े हो रिलेशन। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1000 लीटर, पढ़े हो? यस सर। चलो, तो ये रिलेशन याद रखना। वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में भी बता सकते हैं, लीटर में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो किस, अगर तुमको मीटर क्यूब में दिया है लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन बस याद रखना, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो बताओ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 10 लीटर। 10 लीटर। वाह, मैथ्स 1 थोड़ा लाख। अप्लाई और ज्यादा हो जाएगा। मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर बड़ा। तो अगर हम सेंटीमीटर के टर्म में बता रहे हैं तो वो 10 लाख हो जाएगा। 1 लीटर सर। 10 लाख लीटर्स। 1 लीटर सर होगा सर। 1 लीटर हो जाएगा। क्या तुम लोग मैथ्स पढ़े हो यार, मैथ्स थोड़ा अप्लाई सर करो इसमें ये सब। 0.0001 लीटर। हाँ, 10⁻³ लीटर हो जाएगा। थोड़ा सा तो मैथ्स अप्लाई करो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही तो है ना। इसी को तो बोलेंगे वॉल्यूम, ऐसे ही निकलता है ना, लेंथ इंटू यस सर। ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये किसके इक्वल है, 10⁻³ लीटर, मतलब 1000 लीटर के बराबर है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तुमको, तो वन वन मीटर बाय में कित 100। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। और ये किसके इक्वल है,
तो टोटल क्या आ गई, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁶ टू 10⁻³ लीटर। यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो ये 10⁻³ तो पहले से है और बाय 10⁶ तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। मतलब 10⁻³ लीटर, मतलब इसको हम लोग 1 मिलीलीटर बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 1 ml के बराबर है, 1 मिलीलीटर के बराबर। समझ में आया कैसे करना है? ये सब तो मैथ्स में नहीं किए हो, ये सब कन्वर्जन सब किए होगे ना मैथ्स में। मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़े हो या नहीं? सर क्लास 8 में किए थे ये सब। तो वही बेसिक्स अप्लाई करना है यहाँ पे, तो वो क्यों सिखाया गया था वहां पे, क्योंकि अप्लाई कर सको उसको, उसको भूलना थोड़ी ना है, वो सारा जगह यूज आएगा आगे। ये सब तो बेसिक चीज है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो वॉल्यूम देखो मिलीलीटर या लीटर में भी ले सकते हैं और मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। तो किसी एक फॉर्म में दिया रहेगा तुमको तो वो कन्वर्ट कर लेना, दूसरे फॉर्म में कर लोगे ना। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है, तो 1 सीसी भी बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा। सीसी मतलब क्या हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी 1 ml ही हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलो, तो यहाँ पे देखो P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर, और T क्या है, टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को बस ये डिटेल में पढ़ना है तुम लोग को। गैस स्टेट्स ऑफ मैटर जो पढ़ाई होगा, गैसियस स्टेट, तो वहां पे ये सब पढ़ोगे। बस यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक लॉ हम लोग डिफाइन करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एवोगाड्रोस लॉ तो ये बोला था कि इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। ये लॉ जो है सिर्फ गैस के लिए ही अप्लाई होता है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जा रहा है, एटम्स के बारे में नहीं। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट रहे, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, टी एंड पी, मतलब टेम्परेचर हो गया टी के लिए और प्रेशर हो गया पी के लिए। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है दो गैसेस के लिए, या कोई भी गैसेस अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी गैसेस अगर है, तो उनका अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो उसका वॉल्यूम अगर हम लोग सेम लें ना, वॉल्यूम अगर सेम लेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि at constant temperature and pressure volume of the gas is directly proportional to number of molecules, या फिर volume is directly proportional to number of moles, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोल्स अगर पता है, मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मोल्स अगर इक्वल हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्मूला से आया है, देखो PV इक्वल टू nRT वाले फॉर्मूले से। दो गैसेस है, देखो गैस 1 और गैस 2 मानते हैं, तो अगर उसका, ठीक है, यहाँ पे गैस 1 लेते हैं और ये गैस 2, दोनों के लिए अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला।
यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि P1 फर्स्ट वाले का प्रेशर और सेकंड वाले का प्रेशर P2 ये दोनों इक्वल है और किसी P के इक्वल है, और इसी तरह T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू किसी T के बराबर है। तो इसका हम लोग यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो प्रेशर तो P लेंगे, वॉल्यूम मान लेते हैं V1, है ना, और इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम कर लेते हैं N1, और R तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कुछ T1 T2 के बराबर है, मतलब टेम्परेचर T हो गया। दूसरे गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर P हो जाएगा, वॉल्यूम V2, इसका नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं N2, और R तो R ही रहेगा और T भी T रहेगा, है ना। अब दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा N2 R और T। तो देखो P P कैंसिल आउट हो गया, R T कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2, है ना, मतलब वॉल्यूम और मोल्स दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग वॉल्यूम सेम कर दें, इफ दो गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम कर दें देन नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएगा उसका, बोलो। यस अगर अगर V1 और V2 इक्वल हो गया तो N1 और N2 तो इक्वल हो ही जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो उसको बस Na से मल्टीप्लाई करना है हमको, Na से मल्टीप्लाई करने पे ही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। तो दोनों को अगर Na से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये कब अप्लाई कर रहे हैं, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या है, सेम है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो इसी लॉ को बोला जाता है एवोगाड्रोस लॉ। क्या है, स्टेटमेंट देख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, कि अगर गैसेस का वॉल्यूम हम लोग इक्वल रखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उनके इक्वल होंगे, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम रहना चाहिए दोनों गैसेस का। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक कंडीशन होता है एट STP, STP मतलब हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन है STP। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हमको एज्यूम करना है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर कितना लेना है 1 ATM, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में पुट करोगे 273, और प्रेशर हमको 1 ATM लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसी का है एक मॉडिफाइड वर्जन है कि 1 मोल of any ideal gas, any ideal gas, ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है, 1 मोल of any ideal gas, 1 मोल of any ideal gas, ऐसे लिख लो, occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। तो किसी भी गैस का अगर हम लोग 1 मोल लें तो उसमें हमेशा देखा गया है कि अगर STP कंडीशन हम लोग रखेंगे तो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वही फॉर्मूला से, PV इक्वल टू nRT है। तो देखो प्रेशर STP पे बोला गया है, तो STP पे प्रेशर हमेशा कितना लेते हैं हम लोग 1 ATM,
तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। वॉल्यूम हमको निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला गया है, कितने मोल्स के लिए ये फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कितने मोल ऑफ गैस के लिए लिखा गया, 1 मोल के लिए। तो n के जगह क्या पुट करोगे, 1। 1। r का वैल्यू क्या है, 0.0821 है ना, ये बता चुके हैं, कांस्टेंट होता है 0.0821। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग एसटीपी पे, 0 डिग्री या 273 केल्विन। हाँ तो यहाँ पे हमेशा हम लोग केल्विन में पुट करेंगे। ये जो टेम्परेचर लेना है तुमको किस में लेना है, इन केल्विन में। सर सेल्सियस 273 लेंगे या 273.15 एनसीईआरटी में दिया रहता है बहुत जगह पे। ठीक है, उसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं, एग्जैक्ट 273.15 ही है तो वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो 273.15 से भी एग्जैक्ट वो हो गया, राउंड ऑफ करके हम लोग उतना लिख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली 22.4 लीटर ही आ जाएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके तुम लोग, जिसको डाउट हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। तो यहीं से बोला गया। आ गया, मल्टीप्लाई किए तुम लोग। यस सर आ रहा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी गैस का, ये तो ये स्टेटमेंट सही हो गया ना, कि किसी भी गैस का अगर हम लोग आइडियल गैस का 1 मोल अगर लोगे तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। कब, एसटीपी कंडीशन पे। बाकी अदर कंडीशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एसटीपी वाले पे ये डिफाइंड है। तो जब स्टैंडर्ड, 22.42। हाँ ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करके 22.4 लेते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटीएम है तभी उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है ना, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट एसटीपी कंडीशन पे ही वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एट एसटीपी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया। मोलर वॉल्यूम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वॉल्यूम कितने मोल का हो गया, 1 मोल का ही वॉल्यूम है ना ये। 22.4 लीटर कितने मोल का वॉल्यूम आया है, 1 1 मोल। मोल। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। बट ये मोलर वॉल्यूम कौन से कंडीशन पे वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे, है ना। जब एसटीपी पे किसी भी गैस का हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसी केस में हम लोग एसटीपी कंडीशन पे ही मोलर वॉल्यूम एज्यूम कर सकते हैं 22.4 लीटर। तो तीसरा जो मोल निकालने का फॉर्मूला आ जाता है वो गैसेस के लिए अप्लाई होता है और एसटीपी वाले कंडीशन पे ही अप्लाई होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स एन, ये हम लोग निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट एसटीपी, मतलब कितना वॉल्यूम एसटीपी पे वो ऑक्युपाई कर रहा है अगर तुमको दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता देगा, क्योंकि हमको पता है कि 22.4 लीटर अगर लेंगे एसटीपी पे तो वो कितने मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर तुमको किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर दे दे, अगर उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तुम तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा ना। आ रहा है समझ में, हेलो। आ रहा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, सारे कंडीशन पे अप्लाई नहीं होगा। पहला तो ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है और गैस में भी सारे कंडीशंस पे वैलिड नहीं है। किस कंडीशन में अप्लाई करना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ एसटीपी कंडीशन में। कब अप्लाई करोगे, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन। तो तीसरा जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया गैस के लिए और एसटीपी कंडीशन पे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल सा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो इसमें बताना कि फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी
occupied by 16 gram of ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला तो जानते हो ना? ओजोन गैस किसको बोलते हैं? O3। O3। ठीक है, चलो बताओ तो। O3 गैस का 16 ग्राम अगर लेंगे तो वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? आया किसी का? बोलो। नहीं बना क्या? नहीं। तो सोचो, अभी जो जस्ट जो बताए हैं उसी पे बेस्ड है। बहुत ही सिंपल चीज है, जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है बस उसी पे करना है। यूनिट चेंज वाला। अभी जो बताया यूनिट चेंज वाला बताया, एसटीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? नहीं आया किसी का? आया या बताना है? बोलो। हेलो, बता दें? Yes, sir. बता दीजिए। चलो, तो अभी सिंपल सा पढ़े ना जी। एसटीपी पे अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसटीपी पे क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी भी गैस का, अगर यहाँ पे यह स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि 1 मोल अगर हम लोग किसी भी आइडियल गैस का लेंगे तो वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? बताओ तो। 22. 22.4 लीटर। बस यही स्टेटमेंट हमको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे एसटीपी पे ही पूछा गया तुमसे। तो अगर हम लोग 1 मोल ओजोन गैस ले लें, तो 1 मोल ओजोन गैस ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एट एसटीपी। करेगा ना? अब 1 मोल ओजोन गैस ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे तो 1 मोल के बारे में नहीं पूछा गया है, 16 ग्राम पूछा गया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है। तो 1 मोल में ओजोन का कितना ग्राम हो जाएगा? तो ओजोन का मोलर मास तुमको निकालना होगा। तो ओजोन का मोलर मास कितना हो गया? 16 इंटू 3, 48 ग्राम हो गया। तो मतलब 1 मोल ओजोन गैस है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर हम लोग ओजोन गैस का 48 ग्राम लेंगे, 48 ग्राम O3 गैस, तो यही तो 22.4 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है ना? 1 मोल ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब ग्राम में अगर बात करें हम लोग तो कितना ग्राम ऑक्युपाई कर रहा होगा? 48 ग्राम गैस ही ऑक्युपाई कर रहा होगा ना 22.4 लीटर। क्लियर है? यस सर। यहाँ क्वेश्चन में 16 ग्राम के लिए पूछा गया है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 48 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है तो 1 ग्राम कितना ऑक्युपाई कर रहा होगा? 22.4 बाय 48। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना पूछा गया है?
16 ग्राम ओजोन गैस के लिए पूछा गया, तो 16 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा? 22.4 बाई 48 इंटू 16 लीटर, ये कितना आ जाएगा? 16/3, तो 3 टाइम्स में चला गया, तो ये 22.4 बाई 3 लीटर आ जाएगा। होगा? यस सर। बस यही करना था। कोई डाउट है इसमें किसी को? देख लो, सिंपल है। इसमें बस यूनिटरी मेथड तुमको लगाना है इस पूरे चैप्टर में, तो वो अगर लगाना सीख गए तो फिर क्वेश्चंस बन जाएगा। वहां पे कंफ्यूज रहोगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए बेसिक्स, सारा चीज बेसिक ही है जो पढ़े हो तुम लोग, वही यूनिटरी मेथड जो मैथ्स में पढ़े होगे वही सारा चीज लगाना है। उसको अप्लाई कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन आना चाहिए उसका। थ्योरी पढ़ लेने से, देखो वो तो स्टेटमेंट लिख दिए हम, अब उसी स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करना है वो तो तुम लोग को खुद अप्लाई करना होगा ना, वही तो सीखना है अप्लाई करना। क्योंकि एप्लीकेशन अगर नहीं आएगा उस स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे करेंगे, तब ये जब तक नहीं सीखोगे तब तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो चीज आएगा प्रैक्टिस से। तो इसलिए जितना भी टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, बुकलेट में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला, एक्चुअली तीन ही फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में देख लिए हम लोग बाय एवोगाड्रो नंबर करके, दूसरा मास के टर्म में देख लिए, और तीसरा गैस के वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तीसरा वाला जो फॉर्मूला है उसका लिमिटेशन क्या है? वो सर गैस के लिए वैलिड है और एसटीपी वाले कंडीशन, हाँ एसटीपी कंडीशन पे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यस। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है आज किस? हाँ बोलो। सर आज का होमवर्क? होमवर्क तुम लोग का वही रहेगा, एनसीईआरटी से पहले एनसीईआरटी भी खोलोगे। एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? यस सर। यस। तो एनसीईआरटी में जितना मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है, मोल से रिलेटेड बेसिक देखना, जो मोल कैलकुलेशन वाला सिंपली होगा वो कर लेना, क्योंकि अभी उतना हम लोग आगे बढ़े नहीं, अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा नहीं तुम लोगों को, जो डायरेक्ट मोल निकालने का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बुकलेट में देखना, अगर मोल निकालने का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सब मिलता है तो वो कर लेना, या फिर एनसीईआरटी में भी देख के रखना। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि ये आगे ये सारा चीज बेसिक है, इन चीजों को अप्लाई करके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलना मुश्किल है, मतलब ये सिंपली देखना, अगर मिलेगा तो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो करेंगे उससे क्वेश्चंस मिल जाएगा आसानी से बुकलेट में या एनसीईआरटी में। ठीक है, यस सर। चलो कोई डाउट है इसमें किसी को आज जो पढ़ाया? नो किसी को? नो सर। चलो फिर ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पीडीएफ भेजना है क्या तुम लोगों को? यस सर, भेज हाँ दीजिए। सर। लिखते नहीं हो तुम लोग? सर सब थोड़ा लिखते हैं, सर। कब बीच बीच में छूट जाता है, आप नीचे कर देते हैं तो। चलो ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलो, और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।